नमस्कार। मैं आज आप लोगों के लिए कर्मधारय समासः लेकर प्रस्तुत हूँ। मैं हूँ डीपी दास, केंद्रीय विद्यालय रायगढ़ से। पिछले वीडियो में हम तत्पुरुष समास पढ़े थे, उसका एक भेद कर्मधारय पढ़ेंगे जो कि बेहद उपयोगी है। 9-10 CTAT कैंडिडेट्स के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है। आज हम पढ़ेंगे कर्मधारयः समासः। आज का टॉपिक है हमारा समास का कर्मधारयः समासः। किम नाम समास हम पढ़े थे, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। समसनम समासः। समसनम अर्थात संक्षिप्तीकरणम, परस्परम सामर्थ्यवतां पदानाम एकपदेन प्रकाशनम भवति समासः। समर्थ पदों का एक पद में प्रकाश करने को समास कहते हैं। हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में। समास का भेद भी पढ़े थे, रिवाइज कर लेते हैं। समास पंचविधः केवलः अव्ययीभावः तत्पुरुषः द्वन्द्वः बहुव्रीहि इति समासः पंचविधः। 5 प्रकार के समास मूलतः पढ़े थे हम लोग, और उसमें से हम लोग तत्पुरुष समास पढ़ चुके थे। तत्पुरुष का एक भेद है कर्मधारयः। तत्पुरुषस्य भेदः कर्मधारयः। कर्मधारय समासः कः उच्यते। कर्मधारय समास किसे कहा जाता है, इसको भी आज हम पढ़ेंगे। कर्मधारय समासः कः उच्यते। कर्मधारय समास किसे कहा जाता है। देखिए, तत्पुरुष समानाधिकरणः कर्मधारय। तत्पुरुष समास में उभय पद अगर समान अधिकरण के होते हैं, अर्थात समान विभक्ति युक्त होते हैं, तब कर्मधारय समास होता है। समानाधिकरण तत्पुरुष जो है वो कर्मधारय समास है। तत्पुरुष समानाधिकरणः कर्मधारयः। अर्थात तत्पुरुष समासस्य विग्रहवाक्ये यदि पूर्वपदम उत्तरपदम च समान विभक्ति युक्ते भवतः सह समास कर्मधारय इति कथ्यते। तत्पुरुष समास के विग्रह वाक्य में पूर्वपद उत्तरपद अगर समान विभक्ति युक्त होते हैं तो उसी समास को हम क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे। क्लियर हो गया। पूर्वपद उत्तरपद दोनों का विभक्ति इस समास में समान होता है। तत्पुरुष का व्यधिकरण तत्पुरुष में ऐसे नहीं होता है, वहाँ अलग अलग विभक्ति होती है। लेकिन कर्मधारय समास में पूर्वपद उत्तरपद का विभक्ति समान होता है। ये हो गया कर्मधारय। तत्पुरुष समानाधिकरणः कर्मधारयः। तत्पुरुष अगर समानाधिकरण होता है तो उसे कर्मधारय कहते हैं। कर्मधारय समास का एक उदाहरण पहले देख लेंगे, फिर क्लियर होंगे। मधुरम भोजनम। 2 पद हैं, मधुरम भोजनम। समास होके क्या होता है, मधुर भोजनम। मधुर भोजन, मधुर भोजन। हिंदी में, संस्कृत में मधुर भोजनम, मधुरम भोजनम। दोनों का विभक्ति समान है। मधुरम प्रथमा एक वचन में है, भोजनम प्रथमा एक वचन में है, समानाधिकरण हो गए। समस्त पद में क्या हो गया, मधुर भोजनम। यहाँ विशेषण विशेष्य का समास है। मधुरम विशेषण है, भोजनम विशेष्य है। कर्मधारय समासस्य सामान्य भेदाः। कर्मधारय समास का सामान्य भेद, विशेषण पूर्वपद कर्मधारय, उपमान पूर्वपद कर्मधारय है, उसको उपमान कर्मधारय कहते हैं। उपमान उत्तरपद कर्मधारय है, उसको उपमित कर्मधारय कहते हैं। और हो गया रूपक कर्मधारय। ये 4 भेद हम कर्मधारय समास के पढ़ेंगे। 4 भेद कर्मधारय समास के हम लोग पढ़ेंगे। पहला हो गया विशेषण पूर्वपदः कर्मधारयः। इसका हेडिंग से आपको समझ में आ रहा है। पूर्वपदम विशेषणवाची सुबंतम पदम। पूर्वपद में विशेषणवाची सुबंत पद, उत्तर पद में विशेष्यवाची सुबंतम पदम। समस्त पदे पूर्वपदस्य विभक्ति लोपः भवति। उदाहरण यथा नीलम पूर्वपदम विशेषणवाची सुबंतम पदम। विशेषण है पूर्वपद, उत्तर पद में उत्पलम है, वो उत्तर पद विशेष्यवाची है। दोनों का समास होने से द्वयो समासेन नील उत्पलम नीलोत्पलम। पूर्वपद विशेषण, उत्तर पद विशेष्य। विशेषण विशेष्य का जो समास है वो कर्मधारय है, उसको विशेषण पूर्वपद कर्मधारय कहेंगे, क्योंकि उसका पूर्वपद में विशेषण रहता है। जैसे नीलम उत्पलम नीलोत्पलम। क्लियर हो गया। विशेषण पूर्वपद कर्मधारय। उसी प्रकार एक उदाहरण
वीरः पुरुषः वीरपुरुषः, सर्वे देवाः सर्वदेवाः। उसके बाद उपमान पूर्वपदः कर्मधारय, उसको उपमान कर्मधारय कहते हैं। उपमानम वस्तुद्वये कस्यापि एकस्य वस्तुनः येन वस्तुना स तुलना क्रियते तद वस्तु उपमानम भवति। उपमान किसे कहते हैं उसका डेफिनेशन यहाँ दिया गया। जिसके साथ वस्तु की तुलना की जाती है उसको उपमान कहते हैं। उपमानम मतलब विशेषणम, क्लियर में रखिए। उपमानम मतलब विशेषण, जिसके साथ हम वस्तुओं का तुलना किया करते हैं उसको हम उपमानम कहते हैं। दो वस्तु में से एक हो गया उपमानम, दूसरा उपमेय। उपमेय क्या है? वस्तुद्वये यस्य वस्तुनः तुलना क्रियते तद वस्तु उपमेयम भवति। जिस वस्तु की तुलना की जाती है वो हो गया उपमेय, और जिसके साथ तुलना करते हैं हो गया उपमान। आपको ट्रिक है, उपमान मतलब विशेषणम, उपमेय में यह है, विशेष्य में यह है। उपमानम विशेषणम, उपमेयम विशेष्यम, दोनों का समास होता है। तो यहाँ उपमान पूर्वपद कर्मधारय में उपमान पूर्व पद में रहेगा। पूर्व पदम उपमानवाची सुबंतम पदम, उत्तर पदम उपमेयवाची सुबंतम पदम, समस्त पदे पूर्व पद से विभक्ति लोपः भवति। विग्रह वाक्य उपमानात् परम इव इति पदम प्रयुज्यते। विग्रह वाक्य में उपमान के बाद में इव शब्द का हम प्रयोग करते हैं। उदाहरण में देखिए, उपमान पूर्व पदः कर्मधारय, उपमान कर्मधारय। समस्त पद में हम क्या करेंगे? ना इव शब्द का प्रयोग करेंगे उपमान के बाद। यथा कमलम पूर्व पदम है, नयनम उत्तर पदम है, कमलम उपमान है, उसके बाद में इव शब्द करेंगे। दोनों का समास होने से कमल नयनम, कमलम इव नयनम, कमल नयनम, कमल के जैसा नयन। इव मतलब जैसा अव्यय पद है, कमलम इव नयनम, कमल नयनम। अब देखिए उपमान पूर्वपद कर्मधारयः। कमलम नयनम, कमल नयनम, कमलम इव नयनम, कमल नयनम। उपमान पूर्वपद कर्मधारयः। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? उपमान पूर्वपद कर्मधारय, ये पहला भेद हो गया। उसके बाद उपमान उत्तर पद कर्मधारयः, जिसको हम क्या कहेंगे? उपमीत कर्मधारयः। उपमान उत्तर पद कर्मधारयः। पूर्व पदम उपमेयवाची सुबंतम और उत्तर पदम उपमानवाची सुबंतम। पूर्व पद में यहाँ उपमेय रहेगा, उत्तर पद में यहाँ उपमानवाची कोई भी सुबंत पद रहेगा। समस्त पदे पूर्व पदस्य विभक्ति इव पदस्य च लोपः भवति। समस्त पद में पूर्व पद का विभक्ति लोप हो जाएगा, इव शब्द का भी प्रयोग हो जाता है, क्योंकि विग्रह वाक्य में उपमान के बाद इव पद का प्रयोग होता है। इव मतलब जैसा। यथा मुखम चंद्रः इव, मुखम पूर्व पद उपमेयवाची सुबंतम पदम, ये उपमेय है, विशेष्य है। चंद्रः उपमान है, विशेषण है, उसके बाद रहेगा इव। मुखम चंद्रः इव मुख चंद्रः, मुखम चंद्रः इव मुख चंद्रः। भगवान विष्णु का मुख को मुख चंद्रः कहा जाता है। मुखम उपमेय हो गया, चंद्रः के साथ तुलना किया गया, उपमान है मुख चंद्रः। उसके बाद हम पढ़ेंगे रूपक कर्मधारयः। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? रूपक कर्मधारयः। यदि उपमान उपमेययोः अभेदः आरोपः भवति तर्हि रूपकः कर्मधारयः भवति। उपमान उपमेय का अभेद आरोप, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ऐसा अगर दर्शाया जाएगा, अभेद आरोप होगा उपमान उपमेय का, तर्हि रूपक कर्मधारय। पूर्व पदम उपमेयवाची सुबंतम, उत्तर पदम उपमानवाची सुबंतम, विग्रह वाक्य उपमेयात् परम, विग्रह वाक्य में उपमेय के बाद एव इति पदम प्रयुज्यते, एव शब्द का प्रयोग होता है। समस्त पदे पूर्व पदस्य विभक्ते है एव पदस्य च लोपः भवति। और समस्त पद में पूर्व पद का विभक्ति का और एव पद का भी लोप हो जाएगा। यथा गुरुः एव देवः गुरुदेवः। गुरुः पूर्व पदम उपमेयवाची सुबंतम, उसके बाद एव शब्द है, उसके बाद देवः उत्तर पदम है उपमानवाची सुबंतम। दोनों का समास होने से गुरुदेवः,
गुरु और देव में अभेद आरोप किया गया है, कोई अंतर नहीं दर्शाया गया है, इसीलिए यह है रूपक कर्मधारयः। गुरु एव देव गुरुदेव, गुरु ही देवता हैं, गुरु एव देव गुरुदेव। गुरु और देव दोनों का अभेद आरोप किया गया है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, ये दर्शाया गया है, इसीलिए इसको हम कहेंगे रूपक कर्मधारयः। उपमान उपमेय का अभेद आरोप होने से हम रूपक कर्मधारय कहेंगे। यहाँ एव शब्द यूज होता है, याद रखिएगा क्या यूज होता है, एव शब्द का यूज होता है। बाकी दोनों में हम उपमान कर्मधारय उपमित कर्मधारय में इव कर रहे थे, लेकिन यहाँ एव रूपक कर्मधारय में। उसके बाद हम पढ़ेंगे द्विगु समासः। क्या पढ़ेंगे, द्विगु समासः। ये कर्मधारय का एक भेद है, मान लीजिए तत्पुरुष का भेद कर्मधारय, कर्मधारय का एक भेद है द्विगु समास। यस्य समासस्य पूर्वपदम संख्यावाचकम भवति उत्तरपदम च संज्ञापदम भवति तस्य समासस्य नाम द्विगुः भवति। यहाँ समास्य हो गया, समासस्य नाम द्विगुः भवति, संख्या पूर्वो द्विगु। कर्मधारय समास क्या होता है, विशेषण विशेष्य का समास होता है। अगर विशेषण संख्यावाचक विशेषण हो गया तो उसको द्विगु समास कहेंगे। विशेषण अगर संख्यावाचक हो जाता है जो कि पूर्व पद के रूप में रहता है तो द्विगु समास कहलाएगा। ये कर्मधारय समास का एक भेद है। तत्पुरुष का भेद कर्मधारय, कर्मधारय भेदः द्विगु अस्ति। पूर्वपदम संख्यावाचकम भवति, संख्यावाचकम सर्वदा विशेषण रूपेण प्रयुज्यते। उत्तरपदम संज्ञापदम किमपि सुबन्तं पदं भवति, उत्तरपदम द्वयोः समासः भवति, तर्हि द्विगु समासः भवति। पूर्वपद संख्यावाचक, उत्तरपद संज्ञापद, दोनों का समास में जो निष्पन्न पद होगा द्विगु समासांत कहलाएगा। यथा पंचपात्रम, अत्र पूर्वपदम संख्यावाचकम। पंच में पूर्वपद पंच है, ये संख्यावाचक पद है, पात्र संज्ञा है। पंचपात्रम, पांच पात्रों का यह है तो पंचपात्रम। द्विगु समासस्य भेदाः, द्विगु समास का भेद पढ़ेंगे जिसे क्लियर हो जाएगा आपको द्विगु समास। तद्धितार्थ द्विगुः, यथा षण्णाम मातृणाम अपत्यम षण्मातुरः षण्मातुरः। तद्धितार्थ, तद्धित अंत पद के साथ यहाँ समास हो रहा है तो तद्धितार्थ द्विगु। उत्तरपद द्विगु समास। पंचगावः धनम यस्य स पंचगवधन, उत्तरपद द्विगुः। आपका कोर्स में ये सब नहीं आएगा 9-10 का, बाकी हायर लेवल के लिए आपको ज़रूरत है, डिटेल आप कलेक्ट कर सकते हो। समाहार द्विगुः, ये 9-10 के लिए, 10th के लिए इम्पोर्टेंट है। समाहार द्विगुः, 3 प्रकार का द्विगु हम पढ़ेंगे, उसमें से समाहार द्विगु हमारा सिलेबस में है। समाहार अर्थे द्विगु समासः भवति। समाहार अर्थात समूह। समाहार मतलब क्या है, समूह, कलेक्शन। यहाँ देखो चित्र, देखिए चित्र से समझ में आएगा। अत्र पात्राणि पृथक पृथक सन्ति, यहाँ देखिए पात्र अलग अलग हैं, 5 पात्र हैं, सभी अलग अलग हैं। यदि एतानि पात्राणि समूहे स्थापयाम, यदि इन पात्रों को हम एक समूह में रखेंगे तर्हि एतेषां पात्राणां समूह भवति समाहार। इन पात्रों को अगर समूह में रखेंगे तो उसको क्या कहेंगे, पात्रों का समाहार। समाहार द्विगु समासे पूर्वपदम संख्यावाचकम भवति, उत्तरपदम संज्ञापदम भवति। विग्रहवाक्ये पूर्वपदे उत्तरपदे च षष्ठी विभक्ते प्रयोगः। विग्रहवाक्य जब लिखेंगे उसमें पूर्वपद में षष्ठी लगाएंगे, उत्तरपद में भी षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। विग्रहवाक्ये उत्तरपदात् परम समाहार पदस्य प्रयोग भवति। विग्रहवाक्य में उत्तर पद के बाद समाहार शब्द का प्रयोग होगा, लेकिन समस्त पद में वो नहीं रहेगा। यथा पंचानाम पात्राणाम समाहार पंचपात्रम, पंचानाम पात्राणाम दोनों में षष्ठी है, उसके बाद उत्तर पद के बाद समाहार शब्द है, पंचानाम पात्राणाम समाहार पंचपात्रम। समाहार द्विगु को और आगे पढ़ेंगे। अत्र समस्त पदम नपुंसकलिंगे स्त्रीलिंगे च एकवचने भवति। यहाँ का रूल याद रखिए, समस्त पद नपुंसकलिंग में होता है अथवा स्त्रीलिंग में होता है, एक वचन में होता है। अकारांत शब्दांत द्विगु दीर्घईकारांत स्त्रीलिंग भवति। अकारांत शब्द का जो द्विगु है वो दीर्घईकारांत स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। देखो जैसे त्रयाणाम लोकानाम, लोक अकारांत शब्द है तो समास होने के बाद त्रयाणाम लोकानाम समाहार त्रिलोकी। पंचानाम वटानाम समाहार पंचवटी, पंचानाम पात्राणाम समाहार पंचपात्रम।
यहाँ देखिए लोक, वट, पात्र सब अकारांत है, तो अकारांत शब्द तीनों है, लेकिन पहले दोनों में स्त्रीलिंग है, इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? अत्र किमर्थम स्त्रीलिंगः नास्ति। पहले में बताया गया कि अकारांत होने से दीर्घईकार स्त्रीलिंग होगा, लेकिन पंचपात्र में नहीं है। प्रश्न क्या है, क्यों है ऐसा? समाधानम, इसका समाधान है अत्र नियम अस्ति यत् पात्र, युग, भुवन इत्यादि शब्दानाम अकारस्य स्थाने इकारः न भवति। पात्र, युग, भुवन इत्यादि का अकार इकार नहीं होता है। ये वार्तिक क्या है? पात्राद्यन्तस्य न इति अनुसार उसमें दीर्घईकार नहीं होता है। तो इस प्रकार हम लोग आज क्या पढ़े हैं? कर्मधारय समास पढ़े, कर्मधारय का भेद द्विगु समास भी पढ़े हैं। आपका तत्पुरुष इसी में कंप्लीट हो जाता है। विभक्ति तत्पुरुष पढ़े पहले वीडियो में, आज का वीडियो में कर्मधारय समास और उसका भेद भी हम लोग पढ़े। कर्मधारय का भेद द्विगु है। आप जहां लिखना चाहते हो इसको वीडियो को पॉज करके लिखिए। धन्यवाद।